नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। जी हां, अतीक अशरफ हत्याकांड पर बड़ी खबर आ रही है। हमलावरों की रिमांड पर कोर्ट की मोहर लग गई है और थोड़ी देर में रिमांड पर फैसला जो है वो संभव है। तीनों आरोपियों को प्रयागराज पुलिस लाइन में रखा गया है और खबर यह भी आ रही है कि देर रात तक उन्हें कॉलविन अस्पताल ले जाया जा सकता है। आपको बता दें कि अस्पताल में हत्या का रिक्रिएशन किया जाएगा। तो अहम खबर, बड़ी खबर अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर आपको बता दें कि शूटर्स की रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई जो है वो पूरी हो गई है और बता दें कि तीनों शूटर्स की पुलिस रिमांड भी मंजूर कर ली गई है। तो हमलावरों की रिमांड पर कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। तो अतीक अशरफ हत्याकांड पर यह अहम खबर, बड़ी खबर। आज शूटर्स की रिमांड पर सुनवाई थी, लेकिन ये सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है। जब यहाँ से पुलिस रिमांड पे दिया जाएगा तो पहले इनका रिमांड मेडिकल होगा, फिर जब लौटेंगे फिर इनका मेडिकल होगा। हाँ, वो इसलिए होता है, पुलिस ने इसे प्रताड़ित तो नहीं किया, चार्टर तो नहीं किया, टार्चर तो नहीं किया, इसलिए इनका दोबारा फिर जो है मेडिकल करा के तब न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब ये न्यायालय के विवेक के ऊपर है। इन्हें 24 घंटे की रिमांड देती है, 3 दिन की देती है, 1 हफ्ते की देती है पुलिस रिमांड, वो और जब रिमांड समाप्त हो जाता है फिर ये जुडिशियल कस्टडी में चले जाते हैं। तो आपको बता दें कि शूटर से सवालों की लिस्ट जो है वो तैयार की जा चुकी है। तीनों ने क्यों की अतीक अशरफ की हत्या, पहला सवाल जो है ये पूछा जाएगा इन शूटर से। इसके अलावा विदेशी पिस्टल तीनों को किसने मुहैया कराई जिससे इन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, और इसके अलावा तीनों बदमाशों के मोबाइल आखिर कहां है, ये बड़ा सवाल है। प्रयागराज में किस होटल में ये तीनों आरोपी रुके थे, यह भी सवाल पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर किसने दी थी अतीक और अशरफ की सुपारी, और इसके अलावा हत्याकांड के असली मास्टरमाइंड कौन है, ये सवाल लगातार सबके जहन में है। और कितने दिन पहले हत्या की पूरी साजिश जो थी वो बनी थी, और इसके अलावा एक सवाल ये भी कि हत्या के बाद क्यों नहीं भागे तीनों आरोपी, और सबसे बड़ी बात ये जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया तो आखिर शूटर्स को ट्रेनिंग किसने दी थी। अतीक अशरफ की रेकी कब से ये तीनों कर रहे थे और जिसके बाद इन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ नीरज मिश्रा जुड़ चुके हैं, प्रयागराज से हमारे साथ दिनेश सिंह जो है वो जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं दिनेश सिंह आप ही के पास आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि पुलिस रिमांड की मंजूरी मिल गई है, मोहर लग गई है, लेकिन अब आगे क्या तैयारी है पुलिस की, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्हें अस्पताल भी ले जाया जाएगा जहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। देखिए निदा, सबसे पहले उनको पुलिस रिमांड मिल चुकी है। अभी ये बात अलग है कि कितनी मियाद के लिए उनको पुलिस रिमांड मिली है, ये कोर्ट ने अभी साबित नहीं किया है, लेकिन उनकी पुलिस रिमांड मंजूर कर ली गई है। उसके बाद तीनों आरोपियों को रिजर्व पुलिस लाइन में ले जाया गया है। वहां पर जो बुनियादी पूछताछ है वो होगी। उसके बाद एक लंबी लिस्ट है सवालों की जिनकी पूछताछ होनी है। उसके लिए जिस साइट में, जिस जगह पर ये वारदात हुई थी वहां भी ले जाएंगे, और चूंकि उस समय उसी वक्त को चुना जाता है, लगभग सूर्यास्त के बाद का समय रखा गया है, तो सूर्यास्त के बाद के समय वो कॉलविन हॉस्पिटल में ले जाएंगे जहां पर पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। और इसी वजह से कॉलविन हॉस्पिटल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वो खाली कराया जा रहा है। वहाँ जो लोग हैं, मरीज वगैरह हैं, उनको वहां से हटाया जा रहा है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी जो तीनों आरोपी हैं वो रिजर्व पुलिस लाइन में है, जहां पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बिल्कुल ठीक है, नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज का हम रुख कर लेते हैं। नीरज, जिस तरीके से इस हत्याकांड के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, खुद यूपी सरकार को भी कई सवालों के जवाब देने हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को भी लगातार विपक्ष घेर रहा है, लेकिन सवाल ये है ऐसे में, ये जो 3 शूटर्स हैं, जितने शातिराना अंदाज से इन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद ये वहां से भागी भी नहीं बल्कि इन्होंने सरेंडर किया, ऐसे में लगता है कि रिमांड पर लेकर के पूछताछ में कोई खुलासा ये कर पाएंगे या फिर पुलिस इनके जरिए जिन तक पहुंचना चाहती है वहां तक पहुंच पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए मुख्य मास्टरमाइंड कौन था इस बात का पता लगाना पुलिस के लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए जो पुलिस की रिमांड होगी उसमें इनसे ये पूछा जाएगा कि इनको इतने महंगे यानी कि वॉल्थर जो पिस्टल थी वो किसने अवेलेबल कराई और किसने इनको सुपारी दी, पर्दे के पीछे कौन व्यक्ति है, क्योंकि इन तीनों की इतनी हैसियत नहीं है, इनके पारिवारिक बैकग्राउंड इतने नहीं है कि ये इस तरह की पिस्टल खरीदे, और ना तो इनकी अतीक अहमद और अशरफ से कोई पर्सनल दुश्मनी थी, कभी आमना सामना भी उन्हें नहीं हुआ था। और आखिर किसने ये प्लान बनाया था कि अतीक और अशरफ एक साथ एक ही जगह पे कब मिलेंगे, यानी कि बहुत बड़ा प्लान पहले से बनाया गया था। और इन तीनों ने कब से प्रयागराज में रैकी शुरू करी, कहां पर ये रुके, इनके मोबाइल फोन कहां है, किसने इनको सुपारी दी थी,
कितने की सुपारी दी थी, ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो अब पुलिस को खंगालने होंगे, क्योंकि पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि पुलिस कस्टडी में दो बड़े माफिया जिन पर सबकी निगाहें पिछले 1 से 1.5 महीने से लगी थी, आखिरकार उनकी हत्या हो गई और उन्होंने भी अपनी हत्या की आशंका लगातार जताई थी और उसके बावजूद भी पुलिस कर्मी उन्हें बचा नहीं सके। तो पुलिस के सामने ये बहुत जरूरी है और खासतौर पर अपनी नाक बचाने के लिए भी कि आखिर इस पूरे हत्याकांड के पीछे कौन लोग शामिल थे, क्योंकि कानून व्यवस्था का सवाल बन गई थी, सरकार विपक्ष के निशाने पर भी आ गई। तो अब पुलिस जो पूछताछ होगी, चाहे वो 24 घंटे की हो या 3 दिन की, 7 दिन की, जितने दिन की भी कोर्ट इनको पुलिस की रिमांड देगी, उस रिमांड अवधि में इनसे पूछताछ होगी। और एक बात और है कि इनके ऊपर भी उतना ही खतरा है जितना अतीक और अशरफ पर था। बिल्कुल इसी खतरे पर मैं आ रही थी नीरज, इसी खतरे पर मैं आ रही थी और अब दिनेश सिंह से मैं सवाल पूछना चाह रही थी कि देखिए जिस तरीके से लगातार कल भी सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि इन तीनों शूटर्स पर हमला हो सकता है, इन्हें भी मारा जा सकता है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से जब पुलिस इन्हें इधर से उधर कर रही है तो कितनी गाड़ियों का काफिला इनके साथ चल रहा है, कितने पुलिस बल इनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं? देखिए, इन तीनों आरोपियों के ऊपर 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन की तरफ से मुकर्रर की गई है। 4 लेयर हैं, अलग अलग लेयर हैं, जिसमें पीएसी भी है, आरएएफ भी है और स्थानीय पुलिस है और कुछ ऐसे पुलिस फोर्स भी हैं जो सादी वर्दी में हैं। तो 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर उनको दी गई है और साथ ही साथ जो भी जिस समय ये सेंट्रल नैनी जेल में आए थे वहीं पर इनका अतीक अहमद का एक बेटा अली भी बंद है। तो ये खबर उड़ी थी कि हो सकता है कि इनके ऊपर किसी तरीके से हमला हो सकता है। इस वजह से इनको पहले प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया और उसके बाद आज जब प्रतापगढ़ जेल से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाया गया है तो उस समय भी 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था थी और अभी 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगातार उनके साथ साथ चल रही है। जहां जहां भी पूछताछ होगी, चाहे वो कालबिन हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्टेशन रोड हो, जहां पर जिस होटल में लोग ठहरे थे वहां पर ये व्यवस्था मुकर्रर रहेगी, चूंकि निश्चित तौर पर बहुत खतरे पर है और उनका इन टारगेट पर रहेंगे जिन लोगों ने भी इनको सुपारी दी है क्या इस हत्या को अंजाम दिलाया। बिल्कुल ठीक है नीरज, एक चीज और यहाँ पर आपसे समझना चाहिए कि जिस तरीके से जैसे जब अतीक और अशरफ को गोली मारी गई तो उसके बाद एकदम से अचानक से जिक्र जो था वो होने लगा एक चिट्ठी का, एक बंद लिफाफे का, और जिसमें अतीक की बाइट भी हमने सुनी जिसमें वो कहता नजर आ रहा था कि अगर मेरी हत्या को अंजाम दिया जाता है तो एक लिफाफा, एक चिट्ठी है जिसमें मैंने सब कुछ लिख रखा है और वो सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेगा। तो कहा जा सकता है कि ऐसे वक्त में भी जब उसको अंदाजा था, आभास था इस चीज का कि मेरी हत्या हो सकती है, लेकिन भरोसा फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ही था उसका। जी बिल्कुल, देखिए उससे पहले ही कहा था, चाहे वो अशरफ हो चाहे अतीक अहमद हो, जब साबरमती जेल से अतीक अहमद निकलता है तो देखिए उसने कहा कि मेरी हत्या कराने की साजिश है। जब पहली बार वो 27 तारीख को निकला था, उसके बाद जब दोबारा निकला फिर भी वही उसका कहना था और यही अशरफ लगातार जब भी मीडिया से उसकी बात होती तो कहता था कि मेरी हत्या की साजिश है। लेकिन किसी को इतनी एहसास नहीं था कि सुरक्षा के बीच 3 हमलावर, ऐसे हमलावर जिनको उत्तर प्रदेश में शायद कोई नहीं जानता कि ये इतने बड़े बदमाश हो, उन्होंने एक बड़े माफिया और उसके भाई का खात्मा चंद मिनट में कर दिया। यानी कि जो 40-42 साल से जो सल्तनत अतीक अहमद ने बनाई थी उसका खात्मा देखिए 5 से 6 सेकंड के अंदर उन लोगों ने कर दिया। तो अब उनके ऊपर खतरा बहुत है। अतीक अहमद ने जो आशंका जताई थी, जो लिफाफा भेजा है वो आने वाले वक्त में आएगा, आखिर उसमें क्या कुछ है वो लिफाफा मिलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो जिन आरोपियों से पूछताछ पुलिस करेगी, जो शूटर्स हैं, उनके ऊपर भी खतरा बना है क्योंकि अतीक अहमद का गैंग अभी खत्म नहीं हुआ है। और दूसरा खतरा यह है कि जिसने उसे सुपारी दी है कहीं उसका नाम न बाहर आ जाए, तो ये बात पुलिस जानती है। तो दोनों तरफ से उनके ऊपर खतरा है, इसलिए लिहाजा उनकी सुरक्षा की बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि त्रिस्तरीय सुरक्षा की गई है और उसी लिए कि इनका बचना बहुत मुश्किल है, इनके पास राज बहुत है। अब जैसा कि जो तमाम राज के पर्दा अतीक अहमद और अशरफ के द्वारा उठाया जाना था वो राज तो दफन हो गए, लेकिन अब इन लोगों के पास क्या कुछ राज है वो पता लगना बेहद जरूरी है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी और लोगों के लिए भी। लोग भी ये जानना चाहते थे कि आखिर अतीक और अशरफ जैसे माफियाओं की हत्या इतनी आसानी से कैसे हो।
बिल्कुल, आपने ये कई सवाल जो हैं उन सबका एक निचोड़ यही है कुल मिलाकर के कि इतनी आसानी से कैसे इन दोनों को मारा गया और वो भी पुलिस की मौजूदगी में, मीडिया कर्मियों के सामने, और कितने न जाने कितने कैमरे उस वक्त ऑन थे। हमलावरों को अच्छे से ये बात पता थी कि अगर हम कुछ भी हरकत को अंजाम देते हैं तो हम पूरे रिकॉर्ड हो जाएंगे, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त बहुत आसानी से हो जाएगी। लेकिन देखिए जिस तरीके से इसमें एक चीज और निकल करके सामने आ रही है, कहा यह जा रहा है कि जिस वक्त उनको रात को लाया गया मेडिकल के लिए, उस दिन में उन्होंने कुछ सफेद पोशों के नाम लिए थे और अब इस पूरी हत्या के पीछे उन्हीं सफेद पोशों को ठहराया जा रहा है। आखिर सवाल अभी भी यही है कि वो सफेद पोश कौन है, या फिर वो कौन सी शख्सियत है जिनका नाम अगर सामने आ जाता या पुलिस तक पहुंच भी गई थी उनकी जानकारी, तो उसे और बाहर तक नहीं लाया जा सकता था। इसी वजह से दोनों के मुंह को बंद कर दिया गया। निदा, पहले मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दूं कि तीनों आरोपियों को यहाँ की जो सीजीएम कोर्ट है उसने 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर दिनेश, हमारे सहयोगी बहुत बड़ी खबर जो है वो यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि हमारा पूरा रन डाउन जो है इस बड़ी खबर को अपडेट करें और बताएं कि 4 दिन की पुलिस रिमांड में फिलहाल तीनों शूटर्स को भेजा जा चुका है। यह अहम जानकारी हमारे सहयोगी दिनेश सिंह प्रयागराज से साझा कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। तो जो 4 शूटर्स थे, आज सुनवाई हुई उनके मामले में, तीनों शूटर्स को पुलिस रिमांड की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता था कितने दिन की मंजूरी उन्हें मिली है। लेकिन अब फिलहाल 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है जी दिनेश। देखिए, आज एसआईटी की तरफ से कस्टडी रिमांड मांगी गई थी, जिसमें 14 दिन का लिमिटेशन होती है कि 14 दिन तक की रिमांड ले सकती है। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने के बाद 4 दिन की उनको कस्टडी रिमांड दी है। 4 दिन ये जो आरोपी है वो कस्टडी में रहेंगे, पुलिस कस्टडी में रहेंगे और उस दौरान इनसे पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा अगर सवालों की लिस्ट ज्यादा लंबी होती है तो दोबारा जो रिमांड है वो बढ़ा ही सकती है और रिमांड जो मजिस्ट्रेट है वो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 दिन की कस्टडी रिमांड में ये तीनों लोग रहेंगे और अलग अलग जगह जाकर एसआईटी इनको ले जाएगी और वहां पर पूछताछ की जाएगी, रिक्रिएट किए जाएंगे सीन और वो मोबाइल्स बरामद किए जाएंगे जिनके जरिए फोन हुआ है। और एक और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आई है कि ये भी आशंका जताई जा रही है कि इनके पास मोबाइल फोन्स नहीं थे। क्या इन तीनों के अलावा कोई डीप टीम भी वहां मौजूद थी जो इनके बैकअप में खड़ी थी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ये तीनों सफल नहीं होते तो क्या कोई बी टीम भी है? क्योंकि अतीक अहमद के साथ उसके लोग लगातार चल रहे थे, ये बात प्रशासन को भी मालूम है। लेकिन नीरज, जिस गुड्डू मुस्लिम का आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, उस गुड्डू मुस्लिम के बारे में एक बात और सामने निकल करके आ रही है कि इस पूरी हत्या के पीछे गुड्डू मुस्लिम का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि अब जो लड़ाई थी इन दोनों भाइयों के जेल जाने के बाद, आरोप तय होने के बाद, सजा मिलने के बाद, वो थी कि अब जो अतीक का साम्राज्य था उस पर कौन काबिज होगा। तो इसके पीछे कहा यह भी जा रहा है दिनेश कि गुड्डू मुस्लिम का भी हाथ हो सकता है और यही वजह है कि वो अभी तक छिपा हुआ है और यही वजह है कि जैसे ही गुड्डू मुस्लिम का नाम अशरफ की जुबान पर आता है एकदम ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार हो जाती है। बिल्कुल, देखिए गुड्डू, जैसे नीरज जी ने बताया कि अशरफ के जो आखिरी शब्द थे वो यही थे कि सबसे मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और उसके बाद गोलियां चलती हैं, उसके बाद दोनों भाई वहीं पर मारे जाते हैं। तो ये गुड्डू मुस्लिम जो है ये पूरी वारदात का कहीं ना कहीं एक बड़ा कनेक्शन है जिसको पुलिस खोजना चाहती है। और ये भी पुलिस को जानकारी मिली है कि शाइस्ता परवीन और गुड्डू ये दोनों एक ही जगह भी रह सकते हैं, क्योंकि सारा नेटवर्क जो अतीक अहमद का था वो गुड्डू मुस्लिम ही जेल के बाहर से देखता था। सबसे बड़ा राजदार अगर किसी को कहा जा सकता है पुलिस के नजरिए से तो गुड्डू मुस्लिम ही है। इसलिए इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि अतीक के साम्राज्य को हड़पने के लिए किसी तरीके से गुड्डू मुस्लिम ने भी यही साजिश रची हो, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम ही असद को भी झांसी ले गया था और जिस जगह ये लोग रुके थे वो ठिकाना भी गुड्डू मुस्लिम का ही था। इस वजह से पुलिस की सुई लगातार गुड्डू मुस्लिम पर भी बनी हुई। बिल्कुल, लेकिन नीरज ये कितनी हद तक सच हो सकता है, क्योंकि देखिए शाइस्ता परवीन भले ही कहीं भी हो, लेकिन उसके बेटे असद के साथ क्या हुआ, उसके शौहर अतीक के साथ क्या हुआ और देवर अशरफ के साथ क्या हुआ, अब बाकी जो 2 नाबालिग बच्चे हैं उनके साथ क्या हुआ, वो कहां पर है, बाकी 2 बेटे ऑलरेडी जेल में है। क्या शाइस्ता परवीन को ये सब नहीं दिख रहा होगा? क्या लग रहा है इन सारी बातों के बाद, जब सीधे शक की सुई गुड्डू मुस्लिम पर ही जाकर के अटक रही है और गुड्डू कहा यह जा रहा है कि असद के बारे में भी मुखबरी जो थी वो गुड्डू मुस्लिम ने ही की थी, तो लग रहा है इन तमाम हालातों को देखते हुए शाइस्ता परवीन गुड्डू मुस्लिम के साथ हो सकती है। कि काली कमाई का पैसा इकट्ठा होता है और जब वो बढ़ता है तो उसमें पारिवारिक रिश्ते कोई माने नहीं
रह जाते। लोगों को उम्मीद थी कि अपने बेटे की जनाजे में कम से कम वो ये अपने भी। आप को सरेंडर करेगी, इसके अलावा अपने शौहर के मृत्यु पर वो आएगी, लेकिन वो नहीं आई। तो इससे आप समझिए कि उसके ऊपर सिर्फ 50,000 रुपए का इनाम है। अगर वो सरेंडर करेगी तो वहां से जेल चली जाएगी, लेकिन अगर वो लगातार फरार रहेगी तो इनामी राशि बढ़ती जाएगी। यही चीज असद के बारे में भी थी। अगर वो अपने आप को सरेंडर कर देता तो अली और अपने बड़े भाई की तरह तो शायद वो भी बच जाता, लेकिन ये लगातार भाग रहे थे, पुलिस को चुनौती दे रहे थे। तो शाइस्ता प्रवीण जो है ये लगातार इस गैंग को संभाल रही है, और कहा जाता है कि जब से अतीक और अशरफ जेल गए तो सारे गैंग का जो पूरा नेक्सस था इसकी लगाम शाइस्ता प्रवीण ने ही संभाल रखी थी। और गुड्डू और साबित ये लोग इसके पीछे चलते थे। आप तमाम वीडियो में देखिए ये इसके खुरके बनकर चलते थे। तो अब सारी कमान शाइस्ता परवीन के हाथ में है, ये माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी हमारे पुलिस सोर्स बता रहे हैं कि हो सकता है गुड्डू बम्बाज, जो कि गुड्डू मुस्लिम है, उसने कहीं ना कहीं कोई मुखबिरी कर दी या कोई गद्दारी कर दी, जिसकी वजह से ये पूरा जो असद है उसका इनकाउंटर हुआ, या फिर हत्या हुई अतीक और अशरफ की। क्योंकि आखिरी शब्द और पहली बार इस अतीक और अशरफ ने अगर किसी बाहरी का नाम लिया तो वो नाम था गुड्डू बम्बाज, उस गुड्डू मुस्लिम का। और इस पूरे मामले की कमान भी गुड्डू मुस्लिम ही संभाल रहा था। असद के साथ वो मेरठ भी पहुंचा था। इसके अलावा ये भी शक है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही अपने आप को बचाने के लिए मुखबिरी कर दी पुलिस से कि पुलिस का ध्यान असद और जो दूसरा शूटर मारा गया उधर रहे, या स्टार्टिंग में दो शूटर मारे गए। और गुड्डू मुस्लिम अभी तक इसीलिए बचा है जबकि उसके सबसे ज्यादा सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ी समस्या होगी अतीक का ये पूरा साम्राज्य, जो कि करोड़ों नहीं 1000 करोड़ के ऊपर का है, वो आखिर कौन संभालेगा, किसका उस पर कब्जा होगा। क्योंकि सारी संपत्तियां बेनामी है। क्या करोड़ों की जो संपत्ति अतीक ने इकट्ठे की थी वो बड़े बड़े बिल्डर दबा के तो नहीं बैठ जाएंगे। इसके लिए शाइस्ता परवीन पूरी प्लानिंग और जो डायरियां हैं जिसके हिसाब किताब लिखा है उन सब के साथ वो गायब है। कुछ भी पुलिस को नहीं मिला, अतीक का कोई साम्राज्य नहीं मिला। आप देखिए जब भी कोई इस तरह का बड़ा माफिया मारा जाता है तो उसका परिवार बाद में बेकार घूमता है, चाहे वो श्री प्रकाश शुक्ला का उदाहरण ले लीजिए या उसके बाद किसी और का। किसी ने मरने के बाद उसका परिवार बहुत फलता फूलता नहीं देखा। सारी काली कमाई वो लोग हड़प ले जाते हैं जो उसके साझीदार होते हैं। तो यही डर का हिस्सा परवीन की तरह है कि कहीं ये सारी कमाई कोई हड़प न ले। तो सारा हिसाब किताब लगाने में इस समय ये पुलिस सोर्सेज बता रहे हैं वो भी व्यस्त है। उसके बाद जब फुर्सत में आएगी तो अपने आप को सरेंडर कर देगी। उसके ऊपर 120 बिल्कुल, लेकिन अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई हुई और अगर ये हकीकत खुलकर के सामने आए कि गुड्डू मुस्लिम के साथ शाइस्ता परवीन है तो सबसे बड़ी गद्दार तो यही जीवन साथी निकलेगी अतीक के जीवन की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज और दिनेश आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल कोर्ट ने तीनों को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, तीनों शूटर्स को। और एक और अहम खबर आप तक पहुंचा दी कि फरार शाइस्ता परवीन की तलाश जो है वो लगातार जारी है। और इसी बीच अब इस तलाश में तेजी आ गई है क्योंकि प्रयागराज में शाइस्ता की तलाश लगातार जारी है। पुलिस की कई टीमें जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से दरअसल फरार है शाइस्ता परवीन। तो प्रयागराज में शाइस्ता की तलाश लगातार जारी है और जगह जगह पर शाइस्ता की तलाश में छापेमारी जो है वो पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं, कर रही हैं। जगह जगह जहां से भी जरा सा भी इनपुट मिल रहा है उस जगह को जाकर के खंगाला जा रहा है, वहां पर चेकिंग की जा रही है, शाइस्ता परवीन को ढूंढा जा रहा है। और शाइस्ता परवीन दरअसल आपको बता दें कि फरार है लगातार उमेश पाल हत्याकांड के बाद से। अब ऐसे में दरअसल शाइस्ता कैसे मोस्ट वांटेड बनी, ये बड़ा सवाल है। तो उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन आरोपी है। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित हुआ है और जेल में मोबाइल और सिम मुहैया कराने का आरोप शाइस्ता के ऊपर लगा हुआ है। शाइस्ता पर कुल 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज है, 3 धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज है और 1 हत्या का मुकदमा दर्ज है। 3 मामले 2009 में कर्नलगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए। मर्डर का केस उमेश पाल हत्याकांड के बाद दर्ज हुआ और फिलहाल तीनों केस सीजेएम कोर्ट में हैं। तो आइए अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए जो जिक्र हम लगातार कर रहे हैं शाइस्ता परवीन का, आपको बताते हैं कि आखिर शाइस्ता परवीन कैसे मोस्ट वांटेड बन गई और कैसे उस पर इनाम रखा गया।
दरअसल आपको हम बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता परवीन का नाम जो था वो सुर्खियों में आया, क्योंकि उमेश पाल को जिस तरीके से मारा गया, उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन आरोपी है और शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया। आपको बता दें कि दरअसल जो आरोप है वो ये कि जेल में मोबाइल और सिम मुहैया कराए थे शाइस्ता परवीन ने। जेल में सिम और मोबाइल मुहैया कराने का आरोप है। शाइस्ता पर कुल 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इनमें 3 धोखाधड़ी और 1 हत्या का मुकदमा शाइस्ता के ऊपर दर्ज है। 3 मामले 2009 में कन्नलगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए थे और साथ ही साथ आपको बता दें कि मर्डर का केस उमेश पाल हत्याकांड के बाद दर्ज हुआ शाइस्ता परवीन के खिलाफ और फिलहाल तीनों केस सीजेएम कोर्ट में है। बता दें आपको कि शाइस्ता अब गैंग को लीड कर रही है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा एक और अहम खबर, बमबाज गुड्डू मुस्लिम की भी तलाश लगातार तेज होती चली जा रही है। गुड्डू मुस्लिम के तमाम ठिकानों पर पुलिस की नजर बनी हुई है। बार बार गुड्डू मुस्लिम जो है वो लोकेशन बदल रहा है। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम है। उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम शामिल है, तो गुड्डू मुस्लिम के ठिकानों पर पुलिस की नजर लगातार बनी हुई है। कहीं से भी कोई भी इनपुट मिल रहा है और कहीं से कोई भी मुखबिर की सूचना मिल रही है तो लगातार पुलिस उन ठिकानों पर जा रही है, छापेमारी कर रही है। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम है। देखिए किस तरीके से गुड्डू मुस्लिम यहाँ पर बमबाज, गुड्डू बमबाज इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसने उमेश पाल हत्याकांड के वक्त बम बरसा करके वहां पर धुआं किया था, वहां पर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की थी। तो फिलहाल गुड्डू मुस्लिम के ठिकानों पर पुलिस की नजर लगातार बनी हुई है। अब गुड्डू मुस्लिम का जिक्र लगातार हम यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे में समझना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन है गुड्डू मुस्लिम। तो कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर गुड्डू मुस्लिम कौन है और क्यों बार बार अतीक और अशरफ की हत्याकांड के बाद जो असली चेहरा है, ये जो असली नाम है गुड्डू मुस्लिम का सामने आ रहा है। गुड्डू मुस्लिम दरअसल बमबाज है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में बमबाजी करता हुआ गुड्डू मुस्लिम नजर आया था। चलते फिरते बम बना लेता है, ये महारत हासिल है गुड्डू मुस्लिम को। चलते फिरते वो कहीं से भी बम बना लेता है और साथ ही साथ आपको बता दें कि न सिर्फ वो बम बनाता है बल्कि बम बनाने और बमों को चलाने में भी गुड्डू मुस्लिम माहिर बताया जाता है और बेहद शातिर अपराधी है ये। और इसके अलावा अगर गुड्डू मुस्लिम के जन्म की बात करें तो गुड्डू मुस्लिम का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, तो इलाहाबाद जो प्रयागराज बन चुका है। गुड्डू मुस्लिम को बदमाशी का शौक था, कई बड़ी वारदातों को इससे पहले भी वो अंजाम दे चुका था, लेकिन अब पुलिस को तलाश है गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन की, क्योंकि इन दोनों के हाथ आने के बाद ही आगे इसकी कहानी बढ़ेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में भी के लिए सही, आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।